सृजनात्मकता। उसके अंदर देखें, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने से विलिप्त हो जाती है कहलाती है, तो वो आपकी कहलाएगी सृजनात्मकता। इसके अंदर देखें, बिन्ने ने कहा है कि एक व्यक्ति लड़की से मन चाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। चित्रकार मन चाहे रंगों से चित्र की सजावट प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार मूर्तिकार एक वस्तुविद भी अपनी कलाओं को छाप सकते हैं। यही आपकी कहलाएगी दोस्तों सृजनात्मकता। करो व करो कहते हैं सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। उपयुक्त कथन करो करो का है सृजनात्मकता की विशेषता है, तो ये लचीलापन, प्रभावशीलता और मौलिकता और उपरोक्त सभी रहेगी। सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है, तो आत्मानुभूति और आत्म प्रेरणा, आत्म अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं। सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर रूपांतरण की योग्यता होती है, किसी शब्द या अवधारणा को पुनर्भाषित करने की योग्यता होती है, केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता होती है, किसी परिस्थिति के प्रति विशेष संवेगात्मक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन, ये इसके अंदर नहीं होता है। सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं तो उद्भवन कहते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं को ध्यान नहीं देता, उद्भव कहलाती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार की से प्रोत्साहित कर सकती है, तो अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है, तो तैयारी, प्रस्तुतपन और प्रदीपन तथा सत्यापन, इसका सही क्रम रहेगा थर्ड नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों का संबंध में सही है, तो प्रवाह, विविधता, मौलिकता तथा विस्तारण, यह सही रहेगा। निम्न में से क्या एक सृजनात्मक तत्व नहीं है, तो इसके अंदर उत्पादकता, संरचित ये तत्व नहीं, जबकि प्रवाह, मौलिकता, लोचनशीलता इसका तत्व है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए, तो कार्य केंद्रित रखना चाहिए। उसके अंदर देखें, सृजनशीलता एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नए विचार तथा नई अवधारणाओं का जन्म होता है। सृजनशीलता में मौलिकता का होना आवश्यक होता है। सृजनशीलता के विकास हेतु शिक्षण को कार्य के दिन होना आवश्यक होता है। कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो इसमें धारा प्रभाविता है, लचीलापन है, मौलिकता, लेकिन स्मृतिकरण नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। सृजनशीलता के तत्व की बात करें तो मापन योग्य व्यवहार होता है, माध्यम होता है, बौद्धिक स्तर होते हैं, सामाजिक स्वीकृति के आधार पर किया जाता है और प्रवीणता के आधार पर किया जाता है। सृजनात्मकता में निम्न में से कौन सी योग्यता अथवा शील गुण सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंदर नमनीयता, लचीलापन होता है, मौलिकता होती है और विस्तारीकरण होता है। सही उत्तर देना। ठीक है ना, सभी उत्तर सही है दोस्तों इसके अंदर। टॉरेंसन के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, तो इसने सामान्य वस्तुओं का सामान्य उपयोग होता है और उसका चित्र निर्माण करना होता है, पुच्छ और अनुमान लगा होता है, लेकिन एक लंबी कविता को याद करना इसके अंदर नहीं होता दोस्तों। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर विचारों मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता है, जबकि दूसरों के विचारों को अस्वीकार्यता नहीं है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो यह आपके अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। अपसारी का चिंतन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण चिंतन, ऐसे चिंतन जो जटिल, कठिन अथवा उच्च स्तरीय होता है और नया होता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक का चिंतन होता है, लेकिन अभिसारी चिंतन अगर बात करें केंद्रीकृत चिंतन होता है। ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन, उच्च स्तरीय, रूढ़िवादी तथा परंपरागत होता है, इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, तो अभिसारी चिंतन ले जाता है। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर देखिए मौलिकता, नवीनता और कल्पना शक्ति होती है, लेकिन अभिसारी चिंतन नहीं है दोस्तों। टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व को मापन नहीं हो सकता है, तो लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रभाविता, लेकिन तार्किकता का नहीं हो सकता है। सृजनात्मकता का टॉरेंस परीक्षण, इस परीक्षण का निर्माण टॉरेंस ने 1966 द्वारा किया था। इसके द्वारा किंडरगार्टन अवस्था में वयस्क अवस्था तक के छात्रों की सृजनात्मकता की माप होती है। सृजनात्मक परीक्षण विदेशों के अंदर गिलफोर्ड, मेरीफील्ड ने, टॉरेंस ने, हरीश ने किया था। और उसके बाद में देखें आपके भारत के अंदर पासी, बाकर, मेहंदी, चौहान व तिवारी तो मजुमदार ने किया था। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की थी, तो बाकर, मेहंदी ने की थी। उसके बाद देखिए सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस परीक्षण में होते हैं, तो टॉरेंस परीक्षण 6 अशाब्दिक तथा 3 शाब्दिक उप परीक्षण होते हैं। 6 अशाब्दिक होते हैं और 3 शाब्दिक उप परीक्षण होते हैं। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का
प्रतिपान का प्रतिपादन किया था तो जे गार्डनर ने किया था। सृजनशीलता के सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान जे गॉर्डन। बाल प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्डों के में प्रतिस्थापित किए गए हैं तो लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, दर्शाता है, उसकी सृजनशीलता दर्शाती है। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बना सकता है तो उसकी सृजनशीलता है। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो उसकी सृजनशीलता है। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, ये संकेत करता है कि वह सृजनशील बालक है दोस्तों। उसके बाद देखिए सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। सृजनशील बालक का गुण होता है तो ये समायोजनशील होता है, सौंदर्यात्मक विकास होता है, विनोद प्रवृत्तिक होता है, सभी होते हैं। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का प्रयोग किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते थे। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों के अंकित करता है। तो निरंतरता, आलोचनीयता, मौलिकता और विस्तार करता है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसके अंदर देखें, ऊंचे व नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशील के बीज होते हैं और किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चों को अवसर दिया जाना चाहिए। मौलिकता ही सृजनशीलता है, ये सभी सत्य है। जबकि सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच में दूर का ही संबंध होता है, इसका ये संबंध गलत है दोस्तों, ठीक है ना। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण होता है तो ये प्रबल जिज्ञासा वाले होते हैं। बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं है। तो इसके अंदर किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना, ये इसका परीक्षण है। वस्तुओं को नए जीवन क्रम में व्यवस्थित करना, ये इसका परीक्षण है। किसी वृत्त में दी गई सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना, ये सही है। लेकिन पढ़ा लिखना ये इसका परीक्षण नहीं है। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती है तो किसी जांच पड़ताल करके उनको प्रोत्साहित करना इस प्रकार से नहीं किया जा सकता, जबकि उनको कोई एक विषय देखकर उसे समझ सूचनाएं एकत्रित करने के लिए की जा सकती है। आज की किसी समस्या की खोज तलाश करके एक अवसर प्रदान करके, और 3 नंबर उसको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके। किसी बच्चे के सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। बच्चों को प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, बच्चों के विचारों को सम्मान करना चाहिए, बच्चों को उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए, बच्चों को अमूर्त चिंतन की दिशा में ले जाना चाहिए। कौन सा परीक्षण सृजनशीलता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर मनोवैज्ञानिक परीक्षण काम में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। सृजनात्मकता की पहचान होती है तो आपके नवीन रचना उत्पादन से होती है। टेलर के अनुसार सृजनात्मकता के निम्नलिखित सोपान है। तो देखिए नीचे है अभिव्यक्तात्मक होता है, उसके बाद में उत्पादन, उसके बाद अन्वेषण और अभिव्यक्तात्मक निम्न सोपान होता है। उत्पादन और अन्वेषणात्मक ये मध्यम सोपान होता है और नवाचारिक तथा उद्यात्मक ये उच्च सोपान होता है। टेलर के अनुसार ये सृजनात्मकता की पहचान होती है तो नवीन परिणाम से होती है। अपूर्ण रेखा चित्र से अर्थपूर्ण तथा रुचि कारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा तो ये उपलब्धि के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है। तो सृजनात्मकता है। बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है तो अंतर्निहित शक्ति कहलाती है, नवीन शक्तियाँ कहलाती है, उत्पादन क्रिया कहलाती है, उपरोक्त सभी शक्तियाँ कहलाती है। निम्नलिखित अधिकांशतः अपने खिलौने तोड़ देता है तथा हर भाग को अलग कर अवलोकित करना और फिर से वापस से जोड़ देता है। यहाँ निमित्त में से कौन सी मनोवैज्ञानिक गुण को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसके अंदर सृजनात्मकता विकसित किया जा रहा है। सृजनात्मक व्यक्ति के कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर रटने व सीखने की क्षमता नहीं पाई जाती है। मौलिकता, जिज्ञासा, संवेदनशीलता होती है। निम्न में कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है। तो भाषण करना, सृजनात्मक गतिविधि करना, कहानी लिखना, लेकिन खेल नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है। तो यहाँ पर जीवन व्रत अध्ययन नहीं है, जबकि चित्रों को पूरा करना, कहानी लेखन करना, वर्तनी परीक्षण करना, ये सभी रहेगा। सृजनात्मकता से संबंधित है तो आपका अपसारी चिंतन है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यह सिगमुंड फ्रायड ने कहा था। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो सामंजस्य या दूसरे विचारों का परिवर्तन करना, ये इसका नहीं है दोस्तों। उसके बाद समस्याएं न सुलझाना, तत्कालिक स्थिति में से परे जानने की योग्यता। तो इसके अंदर समस्या न सुलझा पाना दोस्तों रहेगा। इसके अंदर तत्कालिक समस्या में परे जाना ये रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर देखें, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, सही है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समय के लिए उपयोगी होना चाहिए, ये सभी सत्य है। बच्चों में सृजनात्मक विकसित
विकसित नहीं की जा सकती, तो किसी जांच पड़ताल करके उसके उत्साहित करके नहीं की जा सकती है। विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों के विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है, तो अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करके उनके लिए सहायक होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, साहचर्यवाद का सिद्धांत है, पूर्णाकार का सिद्धांत, जबकि आलपोर्ट का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद नया टॉपिक आपका समायोजन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर समायोजन वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। तो इसके अंदर देखें, समायोजन के अंदर आपकी व्यक्ति होता है, उसकी आवश्यकताएं और विभिन्न परिस्थितियाँ आएगी और वह सामंजस्य करेगा। प्रश्न कैसा सामंजस्य और उसके बाद उत्तर जो कि समाज द्वारा मान्य हो वह समायोजन कहलाता है। एक छात्र वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है, फिर दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहता है। इससे वह निराश होकर वार्षिक परीक्षा में प्राप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति कहलाती है समायोजन की कहलाती है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? ये परिभाषा दी गई थी शेफर के द्वारा दी गई थी। कुपोस्वामी क्या कहते हैं? समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। कुड्डू तथा टुट्टू कहते हैं समायोजन शब्द व्यक्ति व पर्यावरण के मध्य सुखद संबंध को व्यक्त करता है। सुखद संबंध मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है, व्यक्ति की शक्तियों पर और पर्यावरण की प्रकृति पर। समायोजन व्यक्ति व उसके पर्यावरण के संबंध को व्यक्त करता है जिसके द्वारा उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होती है। डॉक्टर एस चौहान कहते हैं समायोजन का अर्थ एक आरोपित सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षाओं एवं दबावों के प्रति उनकी अनुक्रिया है। अपेक्षा आंतरिक अथवा बाह्य होती है जिसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। कुल्हन कहते हैं समायोजन अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है यदि वह कुंठाओं के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव से कम करता है, कुंठा उत्पन्न करने वाली दशाओं में रचनात्मक परिवर्तन करता है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके, तो आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। समायोजन व्यक्ति है जो उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है। उनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में सही को चुनकर उसका पूरा करें। तो यहाँ पर समायोजन व्यक्ति की योग्यता है तो दोस्तों, ठीक है ना। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ये इसका सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। यह संतुलन प्रदान करता है, समस्या समाधान करता है और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। अच्छे समायोजन की विशेषता होती है सहनशीलता होती है दोस्तों इसके अंदर। उसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजन व्यक्ति का गुण नहीं है? तो अपनी इच्छाओं तक कमजोरियों का ज्ञान होना इसका गुण है। अपने आप को दूसरों को सम्मान देना यह भी इसका गुण है। आलोचक का दोष निकालने की प्रवृत्ति होना यह नहीं है दोस्तों। हालातों से संघर्ष करने की क्षमता ये सभी इसके अंदर होती है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति में को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है तो अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? तो समायोजन का क्षेत्र नहीं है तो दोस्तों ये आपका अच्छी शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक संतुलित कार्य कुशलता है, जबकि अवधान की कमी नहीं है। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया शिक्षा का योगदान निम्न में से कौन सा है? तो आकांक्षाओं का उच्च स्तर तय करना। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो वाटसन ने किया था, जबकि फ्राइड ने, लेजारस ने और कार्ल जुंग ने किया था। फ्राइड ने भी समायोजन का सिद्धांत दिया था, लेजारस ने दिया, कार्ल जुंग ने दिया था। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, तो ये आपके रक्षात्मक यांत्रिकी कहलाती है। प्रत्यक्ष के अंदर देखें यहाँ पर समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ हैं बाधा का निवारण करना, अन्य उपायों की खोज करना, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना और व्याख्या और निर्णय लेना। अप्रत्यक्ष विधियों के अंदर देखें दोस्तों आपका शोधन है, पृथक्करण है, प्रत्यावर्तन है, दिवास्वप्न है, आत्मीकरण है। इसके आदि में आएगी आपकी निर्भरता, औचित्य स्थापन, दमन, प्रक्षेपण और क्षतिपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? तो आपका समायोजन नहीं है, जबकि शोध, उदात्तीकरण, पश्चगमन और क्षतिपूर्ति है। रक्षा युक्तियाँ होती है तो अहम सुरक्षात्मक होती है। रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति मन से करता है, तो अचेतन मन से करता है। तनाव को घटाने समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ होती है, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, ठीक है ना। इसके अंदर दोस्तों हाँ, इसके अंदर उदात्तीकरण अथवा शोधन होता है, दूसरा मार्ग खोजने प्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं। बाधाओं को नष्ट या दूर करना, अन्य मार्ग खोजना या कार्यविधि में परिवर्तन करना, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, विशेषण निर्णय लेना, यह सब प्रत्यक्ष विधि आती है। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव कम करने और अंतर्द्वंद्व का समाधान करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है?
प्रत्यक्ष विधि आपकी उदात्तीकरण है, जबकि रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना और दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आत्मीकरण है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है तो आपकी बाधा निराकरण है। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है तो व्यक्तित्व की रक्षा कवच है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि है? तो यह साहचर्य है। रक्षात्मक युक्तियाँ नहीं है तो साहचर्य नहीं है दोस्तों। इसके अंदर प्रतिगमन है, क्षतिपूर्ति, उदात्तीकरण है। तो प्रमुख रक्षात्मक क्रियाविधि देखें। शोधन, मार्गांतिकरण, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, उन्नयन या पलायन या प्रतिगमन, औचित्य स्थापन या युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण, दिवास्वप्न या मन तरंग या कल्पना प्रवाह, दमन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, अंतःक्षेपण, विस्थापन, समन या वास्तविक अस्वीकरण, पृथक्करण, तादात्म्य स्थापित करण और आश्रित होना, ये सभी आपकी समायोजन युक्ति है। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, ये सभी रक्षात्मक युक्तियाँ, जबकि साहचर्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो इसके अंदर आपकी प्रक्षेपण, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, सामाजिक समायोजन नहीं है। निम्न में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो पृथक्करण नहीं है दोस्तों। इसके अंदर दमन, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन है। तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष तरीका होता है तो उदात्तीकरण होता है। उदात्तीकरण की बात करें, इसी घटना में विशेष हद्य परिवर्तन होता है जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य असामाजिक और किसी घटना विशेष की वजह से उसका असामाजिक कार्य सामाजिक हो जाता है तो उदात्तीकरण कहलाता है। जैसे वाल्मीकि का डाकू में ऋषि बनना और सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद में अहिंसा को अपनाना। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है तो उदाहरण है, प्रतिगमन का उदाहरण है। एक वयस्क का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना फिर किसी प्रकार की प्रतिरक्षण प्रणाली है तो प्रतिगमन की है। बच्चे जैसा व्यवहार करने का उदाहरण है तो प्रतिगमन का है। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, यह किस प्रकार की प्रतिरुक्षी है? तो यह क्षतिपूर्ति है दोस्तों। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति गुणों का अनुकरण करना कहलाता है यह तादात्मीकरण करना कहलाता है। तादात्मीकरण का मतलब होता है ताद प्लस आत्मीकरण। ताद मतलब उस जैसा, आत्मीकरण मतलब अपने आप में देखना। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाता है तो यह तादात्मीकरण कहलाता है। एक व्यक्ति बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और ऐसा पर रहता है, वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, यह उदाहरण है तो इसका युक्तिकरण का उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो मेल सही नहीं है तो इसके अंदर देखें। अंतर्मुखी स्वयं में रहने वाला होता है, प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालने वाला होता है और प्रतिगमन पुरानी यादों में लौटना होता है, जबकि युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना यह आपका प्रक्षेपण होता है दोस्तों। इसके अंदर तीसरा गलत रहेगा। अंगूर खट्टे हैं, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो यह तार्किकरण की है। जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है तो जिसे उसके अवांछित व्यवहार में ध्यान हट जाए तो वह कहलाता है, तो प्रक्षेपण कहलाता है। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो प्रक्षेपण का कर रहा है। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, वह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो प्रक्षेपण की है। अपने आप को यह समझाना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, किस प्रकार की रक्षा युक्ति प्रक्षेपण की है। एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, रक्षा युक्ति काम में ली जा रही है तो पलायन के लिए जा रही है। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापकों की डांट सुनकर घर जाकर अपने छोटे भाई को डांटता है, ये उदाहरण निमित्त में कौन सा है? तो प्रतिस्थापन का है। एक छोटा बालक जिसे अपने साथी ने पीटा, वह घर लौटने पर अपने छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्त उपयोग कर रहा है तो यह प्रतिस्थापन का उपयोग कर रहा है। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो घर जाने के बाद उसे अपनी पत्नी या बच्चों पर व्यक्त करता है तो यह धारण किस प्रकार की युक्ति को दर्शाता है? तो यह विस्थापन को दर्शाता है। समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है तो यह प्रत्यक्ष विधि होती है। तनाव दूर करने की रक्षात्मक क्रिया विधि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि होती है। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो आक्रामकता करता है। सभी रक्षात्मक समायोजन व्यक्ति में से किसी युक्त सर्वाधिक उन्नत अत्यंत विकसित होता है। यह रचनात्मक विधि किस प्रकार की है? तो ये आपकी रचनात्मक विधि हो जाएगी दोस्तों। उदात्तीकरण शोधन की होती है। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की आंतरिक विधि है तो प्रक्षेपण की है। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय में देर से आता है, पूर्णतः सत्यभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है तो उचित स्थापन है। निम्न को मिलान करिए तो दिए गई तालिका का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर देखें, मन तरंग एवं रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मन तरंग के रूप में इसके अंदर पलायन कर सकते हैं। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है तो ये आपकी चिंता करती है। और उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है
तो प्रतिस्थापन के रूप में क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्रतिस्थापन के रूप में इसके अंदर नकारना के रूप में जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भुलाने का प्रयास करता है उसे कहते हैं तो दमन कहते हैं। किशोरों में समय के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में कौन सा है? शोधन है। बालक के कुसंयोजन से तात्पर्य होता है तो साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्ट व सुखी न रह पाना, उपरोक्त सभी। कुसंयोजन जब व्यक्ति किसी अपनी आवश्यकताओं को उनको पूरा करने वाली विभिन्न परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने में असमर्थ रहता है तो तनाव, दबाव, बगनासा या मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है या सामान्य व्यवहार करने लगता है, उसे कुसंयोजन कहते हैं। व्यक्ति आवश्यकता और परिस्थिति असामंजस्य तो कुसंयोजन हो जाता है। कुसंयोजन से तात्पर्य होता है तो बालक तथा उसके वातावरण में असंतुलन, स्वार्थीयता, सामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन होना, उपरोक्त सभी। कुसंयोजन से विभिन्न प्रकार के विचारों को उनके लक्षणों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसके अंदर स्नायु विकार है जो एक काकीपन होता है, आदत विकार आपका फड़कन होता है, फड़कन आदत विकार है, और व्यवहार विकार आपका डराना धमकाना, और इंद्रिय संबंधी विकार आपका मृत्यु होगा। एक शिक्षक के कुसंयोजित होने का कारण होता है तो राजनीति में स्वाभाविक लिप्तता, निमित्त में से कौन से कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक होता है तो शारीरिक असमानता होती है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को कहते हैं तो ग्रह द्वंद्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है तो यह दिगम अनुभवों का चयन है। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है तो आश्चर्य है। तो समायोजन की समस्या के कारक होते हैं तो ये आपके तनाव, कुंठा और दुश्चिंता उपरोक्त सभी होते हैं। समायोजन की समस्या के कारक बताएं तो तनाव है, जो व्यक्ति वातावरण तथा समय की मांग के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता तो तनाव का शिकार हो जाता है। असमायोजन परिणाम है, असमायोजन परिणाम कुंठा, संघर्ष और तनाव उपरोक्त सभी का है। निम्नलिखित में से बगनासा का कौन सा कारण नहीं है? बगनासा का आपका सफलता नहीं है, विरोधी उद्देश्य, नैतिक आदर्श और विरोधी इच्छाएं हैं सभी है। बगनासा खालिस्तान का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है तो ये आपके मानसिक संघर्ष का माना जाता है। बगनासा में मानसिक द्वंद्व के कारण क्या होता है तो जैविक या भौतिक कारण हो सकता है, संवेगात्मक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं। निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद को कम करती है तो आपकी दमन, समन और प्रतिगमन सभी करती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव होता है तो दुश्चिंता के अनुसार लगाव बढ़ जाता है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है तो आपका द्वंद्व कहलाता है। डगल्स व लैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है तो यह आपके कष्टदायक दशा का विरोध है, विपरीत इच्छा है, अनहोनी है, उपरोक्त सभी है। विलुप्त होना परिणाम है तो पुनर्बलन का अभाव होता है। एक बालक टमाटर के बहुत अच्छे से परिचित है परंतु उसे कभी सेब नहीं देखी है। सेब को देखते ही बालक चिल्लाता है यह टमाटर है, तब माँ कहती है नहीं यह सेब है। यह उदाहरण प्रदर्शित करता है समावेशीकरण का या आत्म सात्करण का। ये शिक्षक अपने अधिगमकर्ता को सामूहिक क्रियाओं से सम्मिलित करता है तो यह क्रियाएं दिगम खालिस्तान के विकास में सहायक होती है तो सामाजिकरण में सहायक होती है। हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज़ को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती है। पारंपरिक भाषा में उस परिहारों को किस रूप में जाना जाता है तो सामान्य या दबाना के रूप में जाना जाता है। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर उसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है तो यह पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति के अंदर समझाया गया है। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता कहलाता है तो दिमागी आरोग्यता कहलाता है। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। परिमेयकरण कहलाता है। युक्तिकरण तथा परिमेयकरण को औचित्य स्थापन की भी कहा जाता है। इस युक्ति द्वारा व्यक्ति अपने असफलता के वास्तविक कारण के स्थान पर कोई अन्य कारण बताता है अथवा अपने असफलता का दोष अन्य कारणों पर मढ़ देता है। निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है तो यह आपकी समायोजन को बढ़ावा देती है तो आपकी भय और चिंता से मुक्ति देती है। न्यूरोटिव रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शिक्षाशास्त्री इवान पेत्रोविच पावलोव ने इस शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत के अनुयायियों के अनुसार सीखना एक प्रकार से
उत्तेजक और अनुक्रिया का संबंध है। भोजन को अनानुबंधित कहते हैं। भोजन में पूर्व उपस्थित घंटी को अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? तो आपका असफलता व्यवहारिक विकार नहीं है, पलायन, भ्रमण और मनस्ताप है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है तो आपके स्वयं शिक्षक की होती है। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है तो निर्देशन परामर्श देकर की जा सकती है। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है। तो इसके अंदर देखें आपका अनिर्णय एक प्रत्यक्ष तरीके नहीं है। रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, ऐसा भी आपकी प्रत्यक्ष तरीकों के अंदर है। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त वह क्लास करता है तो आपका समाजीकरण की करता है। कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं तो आपके निर्धन परिवारों में तो टूटे परिवारों में पाए जाते हैं। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप करेंगे तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका सुकरात ने किया था। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो आपका साहसी तथा समस्या समाधान युक्त व्यवहार पाया जाता है। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं दोस्तों अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करने वाले और उसके बाद में समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करने वाले, द्वंद्वों को दूर करने में असमर्थ होते हैं। ये उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। यह बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है तो कुसमायोजित बालक है। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? सामाजिक कारण नहीं है तो इसके समाज में प्रचलित अन्याय, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण और सांप्रदायिक तनाव ये सभी है, जबकि निरोगिता नहीं है। निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी अधिगमकर्ता को करना पड़ता है? तो उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि व्यक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है? तो ये सिग्मंड फ्रॉइड ने बताया था। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो आत्मसात्करण कहते हैं। अनुकलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है तो आपका आत्मसात्करण तथा समाविष्टीकरण होता है। मार्गदर्शन तथा मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं दोस्तों, आगे आएगा आपका। जॉनसन के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है? तो यह अनुसंधान कार्य पर दी गई सहायता नहीं है, जबकि विकल्प चुनने, संयोजन करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने पर दी जाती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन के मार्गदर्शक नहीं है? तो उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत और संसाधनों के प्राप्त करने का सिद्धांत ये सभी आपके शिक्षण साधनों के चयन के मार्गदर्शक में योग्य होते हैं, जबकि भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत नहीं है। उसके बाद देखिए आगे वाले क्वेश्चन, मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका प्रश्नावली, साक्षात्कार, निरीक्षण सभी का काम में ले जाता है। शैक्षिक मार्गदर्शन हेतु कुल कितने सोपान हैं? तो आपके 3 सोपान हैं दोस्तों। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है तो मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो हैंडफील्ड के द्वारा दी गई थी। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध है। ये किसने कहा था? तो क्रो ने कहा था। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बताना है। तो परिभाषा थी आपके ड्राइवर की। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविक, ये तो दोस्तों नीचे कट गया, पढ़ने का फायदा नहीं इसका। उसके बाद देखिए दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। किसने कहा था? तो कोलसेनिक ने कहा था। ये बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है कि वह विद्यालय, परिवार और समुदाय सभी पर निर्भर करता है। खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, संकालु, चिंतित, असुरक्षा से संबंधित उपरोक्त सभी रहते हैं। खराब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण देखिए, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, अपराध भावना से ग्रस्त होता है, संकालु, चिंता व असुरक्षा से ग्रस्त होता है, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति का अभाव होता है, सहनशीलता और धैर्य की कमी होती है, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, असंतुष्टि की भावना होती है, भौतिक और सामाजिक रूप से कुसमायोजित होता है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है तो यहाँ पर अपरिपक्वता नहीं है, जबकि सहनशीलता, आत्मविश्वास, सामंजस्य की अयोग्यता, सामंजस्य योग्यता ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, जबकि अपरिपक्वता नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो अति सक्रियता नहीं है दोस्तों। सहयोगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और समायोजन योग्यता सभी है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का क्या हो सकता है? अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो सकता है, हर परिस्थिति का संभाल लेता है, व्यक्ति या समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो सकता है। उपरोक्त सभी। किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधि है? तो आपकी प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि और मनोवैज्ञानिक उपचार विधि। उपरोक्त सभी है। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो C.W. बियर्स को दिया जाता है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होता है तो आसानी से समायोजित होता है, संतुष्ट, प्रद रूप से सहयोगी होता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? तो आपकी व्यक्ति की पूर्णतः संतुलित क्रियाशीलता पाई जाती है, सही है। तनाव, अंतर्द्वंद होता है, हताशा को कम करना, यह भी सही है। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता, यह भी सही है। लेकिन प्रक्षेपण तथा प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया यह नहीं है दोस्तों। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन तकनीक नहीं है? तो कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? तो स्वस्थ प्रद वातावरण प्रदान करके, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान कर। उपयोग सभी। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने हेतु शिक्षकों की क्या दायित्व है? तो व्यवसाय के प्रति वफादारी आवश्यक है दोस्तों। विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि निर्देशन की सुविधाओं की उपलब्धता है। किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के निर्देशन सहायता नहीं करता है? तो जब निर्देशन जीवन की समस्याओं का समाधान करने के अंतर्दृष्टि का विकास करता है, इसके अंदर इसके विकास नहीं करता, सहायता नहीं करता, ठीक है ना। जब निर्देशन अधिगमकर्ता के पहल करने में भी क्षमता निर्मित करता है, आत्मानुभूति को विकसित करता है, जब अधिगमकर्ता परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर प्रतियोगिता पर बल देना, ये इसका उपयुक्त नहीं है। सद्भावपूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में कौन सहयोग करता है? तो अपने बच्चे के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार सहयोग करता है। निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, या फिर अधिगमकर्ता के केवल बाद वाले आगामी व्यवहार को सुधारता है, या अधिगमकर्ता में आगामी, सही रहेगा, या अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो यह आपका सहनशीलता है, संवेगात्मक परिपक्वता है, और उसके बाद में संवेगात्मक आत्मविश्वास है दोस्तों। उपरोक्त सभी सही रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है, तो विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में योग्य बनाती है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक होता है तो संकेतों पर नियंत्रण रखना, यह संकेतक होता है। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसके अंदर अपनी समस्या किसी को नहीं बताए, ठीक है ना, ये आपकी अच्छा तरीका नहीं है। किसी नज़दीकी विश्वसनीय मित्र बनाएं, कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें, किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपनी समस्याओं को चर्चा करें। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य लक्षण नहीं है तो संतुलित, एकीकृत, सामंजस्यपूर्ण विकास, नियमित दिनचर्या, और उसके बाद में आत्म मूल्यांकन क्षमता, यह सभी सत्य है, ठीक है ना। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक है तो वंशानुक्रम का प्रभाव है, परिवार का विघटन है, शारीरिक दोष, ये सभी है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला तत्वतः अपर्याप्त वेतन, अधिकारिक भार, व्यावसायिक सुरक्षा का अभाव, शैक्षिक उपकरणों और मनोरंजन का अभाव, समाज में आदर का अभाव, विद्यालय की आत्मकम्य शासन व्यवस्था, अध्यापकों की पारस्परिक संघर्ष, निरीक्षण में परीक्षण की समस्या। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है तो आपका पारिवारिक संघर्ष है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है तो सामाजिक सम्मान की प्राप्ति होती है, विद्यालय के जनजातीय वातावरण होता है, पद की सुरक्षा होती है, पर्याप्त शिक्षण सामग्री होती है, सभी रहता है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यय रचना उपयुक्त नहीं है? कौन सी व्यय रचना उपयुक्त नहीं है? तो ये आपकी अधिक रहकर देना, ये उपयुक्त नहीं है। शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार सही है। छात्रों को अनुशासन के लिए प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है शिक्षक सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी और शिक्षक संघों के संगठन में होना, उपरोक्त सभी।
दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है वह कहलाती है, तो परामर्श कहलाती है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है? तो आध्यात्म के अंदर न्यूनतम अवधान की आवश्यकता होती है। अधिगम संप्रत्यय समझ सावधान में अधिक अवधान की आवश्यकता होती है ध्यान की। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो ये संवेगात्मक अस्थिरता नहीं है, जबकि प्रमुख कार्यों में संतोष, अतिशयता का अभाव और उसके बाद में आत्मविश्वास, ये सभी है। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई गई है? तो इसके आपकी संरचनात्मक पहलू में बताई गई है। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके अंदर अपेक्षित व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, उचित संवेगात्मक विकास में सहायक होता है, सामाजिक प्रगति में सहायक होता है, उपयुक्त सभी के सहायक होता है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व होता है अपेक्षित व्यक्तिगत विकास में सहायक, शारीरिक व्यक्तित्व और विकास में सहायक, उचित संवेगात्मक विकास में सहायक, सामाजिक विकास में सहायक, सौंदर्यात्मक विकास में सहायक, प्रतिभाओं के विकास में सहायक, संयोजन में और सामाजिक प्रगति में और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है तो शरीर के स्वस्थ होने को शारीरिक स्वास्थ्य, मन स्वस्थ होने को मन स्वास्थ्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है? तो इसके अंदर देखें, विद्यालय एवं मुख्य अध्यापक का लचीलापन इसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब बताता है, ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य एक शिथिल संकल्पना, ये इसका सही नहीं है। बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, सही है। मानसिक स्वास्थ्य नीतिपरक मानकों से भिन्न होता है। मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक योग्यता समान नहीं है। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सा कारक नहीं है? तो इसके अंदर परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण है, पारिवारिक संघर्ष ये नहीं है दोस्तों, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, निर्देशन कार्यक्रम है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? तो इसके अंदर शिक्षक की पाठ्यचर्या की विद्यालय अनुशासन सभी की होती है। शिक्षा संबंधी क्षेत्र में दिया जाने वाला मार्गदर्शन क्या कहलाता है? तो आपका शैक्षिक मार्गदर्शन कहलाता है। एग्जाम रिमाइंडर देखें दोस्तों, इसके अंदर रक्षात्मक युक्तियां तनाव कम करने का प्रत्यक्ष उपाय एक दृष्टि के अंदर। शोधन, मार्गातीकरण, शुद्धिकरण या उदात्तीकरण उदयन क्या होता है? शोधन है चेतन मन की एक मानसिक प्रक्रिया जिसके अंदर व्यक्ति मूल प्रवर्तनात्मक शक्ति, पार्श्विक आवश्यकताएं, इच्छा आदि को एक ऐसी कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है जो समाज की स्वीकृति प्राप्त है, तो यह आपका शोधन होता है। पलायन या प्रतिगमन का मतलब होता है पुरानी बातों में तनाव उत्पन्न होने पर परिस्थिति में अपने को अलग करने के लिए पीछे हट जाना पलायन कहलाता है। औचित्य स्थापन की बात करें, युक्तिकरण की बात करें या तर्कसंगति की बात करें, किसी कारण जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो रही उसके दोष लगाना, या अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे हैं, या कुछ उन्हें खट्टा बताना है, अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की कोशिश करना, यह आपका उचित स्थापन कहलाता है। दिवास्वप्न या मन तरंग कल्पना, दिवास्वप्न प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप को वर्तमान सुखद अनुभूतियों से हटाकर कल्पना जगत में विचरण करता है और साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हवाई महल बनाना भी कहते हैं। दमन की बात करें, व्यक्ति अपनी मानसिक तनाव को कम करने के लिए दुखद अनुभूतियों को भूल जाता है और इसी प्रकार वह अपना असामाजिक रूप से लिए हुए कुछ मूल इच्छाओं और कामनाओं का जो स्वीगात्मक प्रकटीकरण करना चाहता था दमन कर देता है। दमन का तात्पर्य होता है इच्छा अथवा कामनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट न होने देना। प्रक्षेपण का मतलब होता है प्राय ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपने असफलता का दोष वातावरण के अन्य पदार्थों या व्यक्तियों के सिर पर डाल देता है। यह नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह प्रक्षेपण का मतलब है अथवा कहावत है, ठीक है ना। उस बाद में देखें दोस्तों, आगे है आपका प्रतिक्रिया निर्माण की बात करें, विपरीत रचना की बात करें। विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण का कार्य मानसिक तनाव को दूर करता है। यह चेतन मन की वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में चेतन रूप से ऐसे व्यवहारों, रुचियों, विचारों तथा भावनाओं का निर्माण कर लेता है जो आंशिक रूप से दमन की हुई है इच्छाओं को विपरीत होता है। अंतः प्रक्षेपण का मतलब होता है वातावरण के गुणों को जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में शामिल कर लेता है तो वह व्यक्ति यह प्रकृति अंतः प्रक्षेपण कहलाती है। किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा अनुभव करना। विस्थापन कहलाता है विस्थापन होता है अपनी दमित इच्छाओं या आक्रोश को निकालने के लिए व्यक्ति ऐसी वस्तुओं या व्यक्तियों को ही चुनता है जो उससे कमजोर है या जिससे प्रत्युत्तर के रूप में हानि पहुंचाने की कम संभावना हो, यह विस्थापन कहलाता है। समन की बात करें, कष्टदायक आवेगों या समृतियों को जानबूझकर चेतन या स्वीकृति या निष्कासन समन कहलाता है। वह ऐसी मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रिय, सुखद या कष्टकारी घटनाएं, विचार और इच्छाएं आदि को चेतन मन से जानबूझकर निकाल देता है। जो हुआ सो हुआ, अब विचार करना व्यर्थ है। वास्तविक अस्वीकरण का मतलब होता है प्रिय वास्तविकता से बचने के लिए पर्यावरण के अनेक प्राणी प्रयास करते हैं। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद करके समझता है कि दुश्मन से छुटकारा मिल गया। इस मनोरचना में व्यक्ति अवांछनीय वास्तविकताओं की अपेक्षा करके या उन्हें पहचानने से विकार करके टाल देता है। पृथक्करण की बात करें तो दैनिक जीवन में यह देखा जाता है कि दुख या कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर लेता है।
यदि छात्र अध्यापक को पसंद नहीं करता है तो छात्र उसकी कक्षा में नहीं आता है और कक्षा परिवर्तन करा लेता है। तादात्म्य स्थापित करना संयोजन की एक साधारण अवस्था है। यह प्रवृत्तियां लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफलता या गुणहीन होता है तो वह किसी अन्य सफल या गुणहीन व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। आश्रित होना देखें, जब व्यक्ति हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी असफल होता है तो वह अपनी समस्या को सुलझाने के उत्तरदायित्व किसी संबल या अधिक बुद्धिमान को सौंप देता है। उसके सुझावों, निर्देशों, आज्ञाओं का पालन खुशी खुशी कर लेता है। इस उपाय से उसका मानसिक तनाव दूर हो जाता है तो साथ ही दोनों में सम्मिलित प्रयास से समस्याओं को हल करने में भी बड़ी सहायता मिलती है और आश्रित व्यक्ति का बहुत हित होता है। ये दोस्तों आपका था समायोजन, उसके बाद में सृजनात्मकता, ये अपना टॉपिक कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। इसी साथ में इसको दोस्तों को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।